हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। अब ट्रम्प बोल रहे हैं कि इंडिया रशिया से तेल कम कर रहा है खरीदना, क्योंकि वो उनको खुश करना चाहता है। ये तो कुछ भी बोल रहे हैं आजकल। उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल डिनाई कर दिया गया है, बाकी कुछ लोगों को दिया है। माडूरो बोल रहे हैं कि आई एम नॉट गिल्टी, आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री। एनजीटी में एक पिता गए हैं कि जो सेंटर का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके कारण उनका बच्ची का तबीयत खराब हो गया है। ईपीएफओ होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें वो सेंटर को कोई बंदा अलाउ चाहता था अप्रोच करने, तो पहले सुप्रीम कोर्ट गया, तो बोले ठीक है आप अप्रोच कर लीजिए वेज सीलिंग को रिवाइज करने के लिए। बांग्लादेश वाले बेचारे बहुत परेशान हैं आजकल। उसके बाद है कि हायरार्की ऑफ रोल्स, द स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू नॉर्मलाइज प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन। ये उसी पे है कि बेल नहीं मिला। उसमें ये क्या है, हायरार्की ऑफ रोल्स क्या है, उसमें बेसिकली कोर्ट ये बोल रहा है, पुलिस ये बोली है और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई जो शर्जील इमाम और उमर खालिद हैं, ये लोग मास्टर माइंड हैं, ये लोग एकदम टॉप पे हैं। उसके बाद धीरे धीरे लोअर लेवल पे बाकी लोग हैं जिनको बेल दे दिया गया। दूसरा ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन है प्री ट्रायल, वो कोई कारण नहीं हो सकता है कि आप बेल मांगो। और सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है कि अब 1 साल बाद आना बेल मांगने के लिए। ऑफ द गार्ड रेल्स, दोज अब्यूजिंग एन एआई मॉडल्स कैपेबिलिटीज विद इलीगल रिक्वेस्ट मस्ट फेस एक्शन। इसमें दिया हुआ है कि जो ग्रोक है ट्विटर का या एक्स का, कुछ दिन पहले भी आया था न्यूज़, उसमें जो मिनिस्ट्री है उसने बोला था कि भाई ये सब बंद करो, जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट वो यूज़र्स उसको कमांड दे रहे हैं और वो जनरेट कर रहा है। तो उसी पे ये एडिटोरियल है। फिर ये एक फ्लाइट के ऊपर है, ये मेरे को काम का नहीं लगा, इसको आप स्किप कर सकते हो। पैरेलल ट्रैक दैट कीप्स यूएस इंडिया टाइज गोइंग। इसमें बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकली अगर इंडिया और यूएस भले ही सामने सामने अच्छा नहीं लग रहा है अभी, लेकिन पीछे पीछे सब काम हो रहा है। अब उसमें ढेर सारा ये देती है एग्जाम्पल मैम कि युद्ध अभ्यास चल रहा है, टाइगर क्लॉ चल रहा है, मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है। ये देखिए, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इंडस एक्स, लेमोआ 2016, कॉमकासा 2018, बेका 2020, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज 2023, सोसा 2024, और ये है अक्टूबर 2025 में 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो इसमें आप ज़्यादातर देखिएगा कि ये पहले का है, ट्रम्प के आने के पहले का है या ट्रम्प के फर्स्ट टर्म का है। तो इसमें पता नहीं इनको क्या वो लग रहा है। मेरे को तो इनका लॉजिक समझ में नहीं आया, फिर भी आप लोग इसको एक बार देख लेना। फिर से एक माओइज्म पे है, इसको स्किप कर रहे हैं हम, पढ़े भी नहीं हम, क्योंकि माओइज्म पे हम नोट्स डाल दिए हैं आपका। ये बेसिकली 3-4 पॉइंट्स दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, वो भी मेरे नोट्स में आप लोग देख सकते हो। ओल्ड अलायंसेज, न्यू मार्केट्स, टू पाथ फार्मूला फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ। ये बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, ये डेटा है। व्हाट डज शांति बिल चेंज? शांति बिल आपको पता होगा प्राइवेटाइज कर रहा है न्यूक्लियर सेक्टर को, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर रहा है। तो उसमें कुछ कुछ है, जैसे एक पार्ट है कि AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उसका क्या होगा, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग न्यूक्लियर सेफ्टी, रेडिएशन प्रोटेक्शन, इमरजेंसी। बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो सब ध्यान रखेगा कि कुछ गलत ना हो। और अब दो चीज़ याद रखिएगा कि ये जो शांति बिल है, ये दो एक्ट्स को रिप्लेस करता है, एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट और एक है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है व्हाट सेफगार्ड्स आर इन प्लेस। तो सेफगार्ड तो क्या ही है, बस ये है कि कुछ चीज़ें सरकार ने अपने हाथ में रखा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो यूरेनियम होगा, जो फिसाइल मटेरियल होगा, वो सेंटर के कंट्रोल में रहेगा, यूनियन के कंट्रोल में रहेगा। बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं, रेडियो मटेरियल को आप पावर प्लांट सेटअप कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ये सब। तो लेकिन जो एनरिचमेंट होगा वो सरकार ही करेगा। एनरिचमेंट क्या होगा अभी बात करते हैं। व्हाट हैज चेंज विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी, ये सबसे कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो लाइबिलिटी है उसको कैप कर दिया गया है 3000 करोड़ पे। मतलब कितना भी बड़ा डैमेज हो,
जो ऑपरेटर है उसको 3,000 करोड़ ही देना है, उसके बाद जो भी होगा वो सरकार देखेगी। और ये ग्रेडेड है, जैसे 3,000 करोड़, 1,500 करोड़, जितना साइज है पावर प्लांट का, उस हिसाब से आपको लायबिलिटी है। तो अल्टीमेटली जो बर्डन होगा वो चला जाएगा सरकार पे। दूसरा ये कि सप्लायर का लायबिलिटी ख़त्म कर दिया गया है इसमें। पहले क्या था कि जो ऑपरेटर है वो सप्लायर पे ब्लेम डाल सकता है कि तुम्हारे फॉल्टी इक्विपमेंट के कारण ये हुआ है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब सप्लायर का लायबिलिटी ख़त्म कर दिया गया है, उस पे कुछ वो कोई भी वो कुछ लायबल नहीं है। तो ये ऐसा बोला जा रहा है कि फॉरेन जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए ये वाला दिया गया है। लेकिन ये दोनों जो पार्ट है ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आगे आर्टिकल में ही दिया हुआ है कि फुकुशिमा जब हुआ था तो उसका लायबिलिटी लगभग 3,000 करोड़ से 700 गुना ज़्यादा था। गवर्नमेंट्स व्यू पॉइंट क्या है और वाई डज इंडिया नीड न्यूक्लियर एनर्जी, लगभग सेम चीज़ लिखा हुआ है। क्या है कि जो एक तो हम लोग फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, धीरे धीरे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन वो सब वेरिएबल होता है। सूरज कभी रहेगा नहीं रहेगा, क्लाउड्स आ जाएंगे, हवा बहेगा नहीं बहेगा, न्यूक्लियर पावर उसमें रिलायबल हो सकता है। व्हाट इज़ इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, वही है कि इंडिया अपना बढ़ाना चाह रहा है, जो 100 गीगावाट्स का टारगेट है। ऑपोजिशन इसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, तो सबसे पहले तो जो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल है कि भाई जिसके कारण हुआ है डैमेज उसी को तुम कैप कर दिए 3,000 करोड़ पे। उसके बाद बोल रहा है कि जो आरटीआई का एक्ट है उसमें इसको ओवरराइड कर देगा ये बिल। ढेर सारा चीज़ जैसे प्लांट डिटेल्स, ऑपरेशंस, मैकेनिज्म, रेगुलेटरी सबमिशन, ये सब आरटीआई में अब आएगा ही नहीं। फिर सेक्शन 42 है उस एक्ट का जो ओवरराइड्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तो आम जनता को, आम वर्कर्स को जो मिल रहा है वो यहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो काम कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। और मैंडेटरी पब्लिक हियरिंग्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिस्क्लोजर, कम्युनिटी कंसेंट, ये सब नहीं है। तो वही है। तो ये ओवरऑल ये आर्टिकल दिया हुआ है कि इसमें क्या है, ये बिल क्या है, क्या करना चाह रहा है, AERB क्या है, इंडिया ये गवर्नमेंट का उस पर क्या स्टैंड है, और अपोजिशन का उस पर क्या क्रिटिसिज्म है। इसमें आपको एक जो टर्म आता है वो है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, बार बार आता है। तो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर ऐसा एक रिएक्टर होता है जिसमें D2O यूज़ होता है। D2O क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये यूजुअली अगर आप देखोगे हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है H2O, मतलब जो पानी होता है। तो यहाँ पे H2 के जगह होता है D2, ड्यूटेरियम। और इसको यूज़ करते हैं कूलेंट और मॉडरेटर के तौर पे। कूलेंट मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो मेल्ट डाउन ना हो जाए, वो पिघल ना जाए, इसलिए उसमें हेवी वाटर को यूज़ किया जाता है उसको कूल करने के लिए। मॉडरेटर क्यों यूज़ होता है, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल है न्यूक्लियर रिएक्टर का वो ये है कि आप एक फिसाइल मटेरियल लेते हो और उस पर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हो। लेकिन अगर बम्बार्डमेंट का स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर न्यूट्रॉन का स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ढंग से वो नहीं हो पाएगा फिजन। तो इसलिए उसको थोड़ा स्लो करना रहता है, तो उसके लिए मॉडरेटर यूज़ होता है। तो जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होता है वो D2O यूज़ करता है, बोथ एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर। इसके अलावा आपको समझना चाहिए कि न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल क्या है। इसमें पहले आप माइन करोगे, मतलब जैसे कोई भी रिसोर्स होता है वो कहीं होगा, उसको आप जा करके माइन करोगे। जब आप माइन करोगे तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी होगा, तो उसको आप मिल करोगे। उसके बाद आप उसको एनरिच करोगे। एनरिच करोगे मतलब कि जो आपका फिसाइल मटेरियल है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा फर्स्ट स्टेज ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में, तो इसमें फिसाइल मटेरियल होता है 235, यूरेनियम 235। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका यूरेनियम का, उसमें आप जो यूरेनियम 235 है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप 4 से 5% पे लेके जाओगे। 4 से 5% करोगे जब आप न्यूक्लियर, मतलब आप एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हो। अगर आप बॉम्ब बनाना चाहते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो आपको एनरिचमेंट चाहिए लगभग 90, 92, 95% का। तो उसके बाद फिर आप एनरिच कर लियो, आपके पास 4 से 5% उसमें यूरेनियम 235 है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको पेलेट्स बनाओगे छोटे छोटे। उस पेलेट को आप रॉड में डाल दोगे, उस रॉड को आप न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल दोगे, उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। फैब्रिकेट कर दिया आपने, उसके बाद आप रिएक्टर में डाल दो और उसके बाद आप उसमें जो फिजन है वो स्टार्ट कर दो।
अब ऐसा एक समय आएगा जब उसका वो ख़त्म हो जाएगा कि अब उससे फिजन नहीं हो सकता है, तो उसको आप इंटरिम स्टोरेज में डालोगे। इंटरिम स्टोरेज क्या होता है? यूजुअली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके आसपास पानी रहता है, बड़ा बड़ा पूल या पॉन्ड ऐसा कुछ रहेगा, और उसमें उसको डाल देंगे, छोड़ देंगे उसको 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए। उसके बाद या तो आप उसको फाइनल डिस्पोजिशन कर सकते हो कि भाई हो गया, अब ये लगभग इसका रेडियो एक्टिविटी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है अब लगभग इसको हैंडल किया जा सकता है, उसको ले जाके आप कहीं पे डिस्पोज कर दोगे। दूसरा क्या है कि आप इंटरिम स्टोरेज के बाद आप उसको, जो स्पेंट फ्यूल है उसका रिप्रोसेस करोगे, क्योंकि स्पेंट फ्यूल में भी कुछ ना कुछ फिसाइल मटेरियल बचा रहेगा, उसको फिर से आप एनरिच करोगे, फिर से आप फैब्रिकेट करोगे, रिएक्टर में डालोगे, इंटरिम स्टोरेज करोगे। अब ये वाला जो है ना स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग, ये इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों, मतलब क्या है, लेकिन इंडिया में ये क्यों ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी इसलिए है कि जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है वो यूज़ करता है यूरेनियम, लेकिन इंडिया के पास यूरेनियम बहुत कम है। तो लेकिन इंडिया के पास एबेंडेंट है थोरियम। तो जो भाभा होमी जहांगीर भाभा थे, उन्होंने ये प्लान बनाया था। इसमें उन्होंने क्या बोला कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूरेनियम 235 को फिसाइल मटेरियल के तौर पे रिएक्टर में डालेंगे, उसके साथ साथ हम लोग यूरेनियम 238 भी डालेंगे। अब यूरेनियम 235 तो वो फिजन करेगा, उससे हीट जनरेट होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा, लेकिन यूरेनियम 238 क्या करेगा, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और वो बन जाएगा प्लूटोनियम 239। तो हमारा पहला स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग सेकेंड स्टेज में जाएंगे। उसमें जो फिसाइल मटेरियल होगा वो होगा प्लूटोनियम 239। ये प्लूटोनियम 239 कहाँ से आएगा? ये पहले स्टेज से। जो पहला स्टेज है उसमें 239, हमने यूरेनियम 238 भी डाला था, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और वो प्लूटोनियम 239 बन जाएगा। फिर सेकेंड स्टेज में हम लोग प्लूटोनियम 239 को यूज़ करेंगे फिसाइल मटेरियल के तौर पे, और हम लोग उसके साथ डालेंगे थोरियम। अब थोरियम जो है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और वो बन जाएगा यूरेनियम 238। तो इसका देखिए नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों है? क्योंकि वो जितना कंज्यूम करता है फ्यूल, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करता है, तो इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब यूरेनियम 233 जो है वो फिसाइल मटेरियल है। तो थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड स्टेज में जितना यूरेनियम 233 निकला है उसको हम लोग ब्रीडर रिएक्टर होगा थर्ड स्टेज में, और उसको हम लोग फिसाइल मटेरियल के तौर पे डालेंगे, मतलब वो न्यूट्रॉन उसको लगेगा और वो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और उसके साथ साथ हम लोग थोरियम 232 डालते जाएंगे, और जैसे ही थोरियम डालेंगे वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और वो फिर यूरेनियम 233 बन जाएगा। तो ये एक साइकिल बन जाएगा, ये वाला पूरा एक साइकिल बन जाएगा। ये ऐसे यूरेनियम 233 यहाँ गया, फिर और थोरियम डाले, फिर ये इधर बना, और ये ऐसे साइकिल 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 चलते रहेगा। तो ये हमारा 3 स्टेज था। क्या क्या था कि पहले स्टेज में हम लोग प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर यूज़ करेंगे, यूरेनियम 235 फिसाइल मटेरियल होगा और यूरेनियम 238 उसमें डालेंगे, उसके साथ साथ वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, प्लूटोनियम 239 बन जाएगा। प्लूटोनियम 239 हम लोग फिसाइल मटेरियल के तौर पे यूज़ करेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, और उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग थोरियम 232 यूज़ करेंगे। 232 थोरियम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और उससे वो यूरेनियम 233 बन जाएगा। थर्ड स्टेज में यूरेनियम 233 हम लोग एब्जॉर्ब वो फिसाइल मटेरियल के तौर पे यूज़ करेंगे और थोरियम 232 उसके साथ डालेंगे, और वो फिर से एक यूरेनियम 233 बन जाएगा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद, और ये साइकिल चलता रहेगा। अब देखिए ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डायरेक्ट तो नहीं पूछा है यूपीएससी, लेकिन ये वाला पीवाईक्यू देखिए आप लोग। गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये तो आप नॉर्मल दीजिएगा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम इन इंडिया? ये वाला जो है ये सेकेंड स्टेज, इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका सेकेंड स्टेज पे क्वेश्चन है। तो तीनों स्टेज पे एक जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप उसको एक्सप्लेन करिए, उसका क्या चैलेंजेस है, वो क्यों ज़रूरी है, ये आ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी ये वाला अगर देखिए, ये अगला न्यूज़ जो दिया आर्टिकल, व्हाट रिमोट सेंसिंग रिवील्स अबाउट प्लांट्स फॉरेस्ट मिनरल्स फ्रॉम स्पेस। देखिए ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, इसमें उतना डिटेल में हम लोग को जाना नहीं है। हम लोगों को 2 चीज़ इसमें समझना है, एक है स्पेक्ट्रल इमेजिंग, एक है सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब देखिए आप समझिए कि लाइट जो होता है, जो विजिबल लाइट होता है, वो हम लोग
एब्जॉर्ब, हमारा आँख उसको एब्जॉर्ब करता है, वो रेटिना पे जाता है, इमेज बनता है जो भी। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो केवल विजिबल लाइट वो नहीं करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो अल्ट्रावायलेट भी करेगा, इंफ्रारेड भी करेगा, या तो उसको एब्जॉर्ब करेगा या उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या होता है कि वो अलग अलग वेवलेंथ्स पे उसको लाइट को वो बीम करता है चीज़ों पे, जिसको भी उसको ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई फॉरेस्ट है उसको ऑब्जर्व करना है, या कोई लैंडस्केप है, कोई डेजर्ट है, या कुछ भी है उसको ऑब्जर्व करना है, तो वो अलग अलग वेवलेंथ्स में, इंफ्रारेड में, अल्ट्रावायलेट में, ये सब में वो करेगा, बीम करेगा उस पर जो भी लैंडस्केप है, और उसके बाद जो भी, और विजिबल लाइट भी भेजेगा। उसके बाद वो क्या होगा कि जो भी सरफेस होगा उससे वो लाइट रिफ्लेक्ट होगा। अब कौन सा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन सा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा लाइट डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि पूरा लैंडस्केप में क्या है। फॉर एग्जाम्पल वो पता चल जाएगा कि अगर कोई जंगल को पढ़ना है, किसी फॉरेस्ट को पढ़ना है, कि वहाँ पे क्लोरोफिल या वहाँ पे जो पेड़ है वो हेल्दी है कि नहीं। तो वो साइंटिस्ट को पता है कि अगर हेल्दी प्लांट होगा तो वो इस वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अब आपके सैटेलाइट ने वहाँ पे, या जो भी डिवाइस से आप उसको स्टडी कर रहे हो, यूजुअली सैटेलाइट ही होगा, आपने लाइट को उस पर थ्रो किया और उस पर देखा कि भाई ये वाला जो है लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आप पता चल जाएगा आपको, अच्छा यहाँ तो पानी का कमी है, ये पेड़ तो सूख रहा है, या इसमें बहुत ज़्यादा है, ये पेड़ जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अ, Our eyes only see visible light. हम लोग केवल visible light देख सकते हैं, the colors of the rainbow. But the sun emits many other types of electromagnetic energy that we can't see, like infrared and ultraviolet light. Everything on the earth, including the rocks, the water, the trees, etc., reflects these energies differently. The reflections are called spectral signature. तो हम जो बोल रहे हैं कि अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। अब इस स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को पढ़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा चीज़ हम लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू स्टडी द हेल्थ ऑफ अ प्लांट, तो उससे हम लोग वो ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के थ्रू पढ़ सकते हैं। जैसे क्या है, by studying this light, a sensor installed on board a satellite can look at a patch of ground and say, this reflects a lot of near infrared light but absorbs red light, therefore it must be a healthy plant. तो जो हम आप समझाएं, जो ये लिखा हुआ है उसी को हम आपको समझाएं कि क्या होता है। तो आप बेसिकली एक सैटेलाइट है, उससे आप अलग अलग लाइट को बीम करोगे, अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ही वो बोलते हैं। जैसे स्टार्ट होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, गामा रे, ऐसे चलता है। तो अलग अलग आपने बीम किया, कौन सा आया, कौन सा रिफ्लेक्ट किया, कौन सा एब्जॉर्ब किया, उस हिसाब से आप पता लगा सकते हो। उसके बाद ये अलग अलग बात कर रहा है कि सैटेलाइट्स फिर वाटर को कैसे करते हैं, फिर सब सरफेस फीचर्स को कैसे करते हैं, ट्रैक ग्राउंड वाटर को कैसे करते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है हम लोगों को, बस इतना समझना है कि स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या होता है। तो वो बेसिकली होता है कि आप अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट को बीम करते हो और उसके बाद जो सरफेस है उससे जो भी रिफ्लेक्शन आता है उस हिसाब से आप उसका वो सिग्नेचर के हिसाब से आप समझते हो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स। दूसरा यहाँ पे नाम है सिंथेटिक अपर्चर रडार का। अब देखिए कि जो भी लाइट है, जो बीम है, जैसे विजिबल लाइट है या गामा रे है या जो भी है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रे, वो अगर क्लाउड है तो वो उसको ब्रीच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो असल में लाइट ही है, उसका बस वेवलेंथ अलग है। तो वो ऑब्वियसली आप दीवार के पार तो नहीं जाएगा लाइट, वैसे ही क्लाउड के पार नहीं, जब बहुत थिक अगर क्लाउड है तो नहीं जाएगा। तब आप क्या करोगे, तब आप सिंथेटिक अपर्चर रडार को यूज़ करोगे। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या करता है कि ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही ये सेंड करता है रेडियो वेव्स को, उसमें भी पर्टिकुलर माइक्रोवेव्स को, और उसको फिर स्टडी करके, मतलब उसका रिफ्लेक्शन को पढ़ेगा, को एनालाइज करेगा, और उससे वो
इमेज जनरेट करेगा या स्टडी करेगा। ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो ये जो है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ये स्पेक्ट्रल इमेजिंग यूज करते हैं और सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो है यूजुअली पोलर ऑर्बिट में होता है। पोलर ऑर्बिट में होने का क्या फायदा है कि वो सेम टाइम पे सेम प्लेस के ऊपर होगा, क्योंकि वो अर्थ उसका ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, वो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो वो अर्थ के को लगभग, जैसे जो निसार है वो अर्थ को एवरी 12 डेज में मैप करेगा। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट उसी का होता है, एक पोलर ऑर्बिट है, उसका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। ये आप अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, उसमें जितना इम्पोर्टेंट जो अभी मिशंस चल रहे हैं उसमें निसार पे भी दिया हुआ है, उसमें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट सब समझाया हुआ है, उस पे सब पे नोट्स हैं। तो ये पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये यूजुअली रहते हैं जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जियो सिंक्रोनस में नहीं हो सकते, उसमें भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एक स्पेक्ट्रल इमेजिंग होता है, एक सिंथेटिक अपर्चर रडार का वो होता है। बाकी इसमें आप अगर डिटेल में पढ़ने जाओगे तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा डेप्थ में जाएगा यूपीएससी। उसके बाद देखते हैं पुलिस इन स्टेट्स सेटअप सोशल मीडिया मॉनिटर करने के लिए। इससे एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं रिमोट सेंसिंग से। अब देखिए 2019 में पूछा है कि फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड। क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, हाँ ये पता चल जाएगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हाँ ये भी पता चल जाएगा। लैंड सरफेस टेम्परेचर, ये तो बहुत इजीली पता चल जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी। और टू मीट रैपिडली, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी से था, ये देखिए ये थोरियम पे पूछा है, सीधा थोरियम पे है। टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, सम ओपाइन दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम। थोड़ा टेढ़ा हो गया। एज द फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन दिस कंटेक्स्ट, व्हाट एडवांटेजेस डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम। थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम, ये बात सही है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। On the basis of per unit mass of mined mineral, thorium can generate more energy compared to natural uranium, ये बात भी सही है, तो ये दोनों भी गया, तो बस ऑप्शन डी बचता है। थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम, सॉरी, ये भी बात सही है। तो देखिए थोरियम पे पूछ रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे पूछ रहा है, कभी भी 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पूछ देगा। उसके बाद पुलिस सेटअप, ये मतलब सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के लिए कांग्रेस अपना कुछ बोल रहा है। यूएस एक्शंस इन वेनेजुएला वायलेटेड, चलिए कांग्रेस एटलीस्ट ये तो क्रिटिसाइज तो कर रहा है। हैदराबाद, मोदी जी जा रहे हैं सोमनाथ 11 जनवरी को, तो ये भी सही है। दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूजेज, ये लालू जी पे अभी चल ही रहा है। 2 इंजर्ड इन एक्सप्लोजन इन मणिपुर, ये पूरा जो पेज है वो सर्जिल इमाम पे ही दिया हुआ है, और उमर खालिद पे किसने क्या बोला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बीजेपी वेलकम्स द डिसीजन। कोस्ट गार्ड में एक एड्स पोल्यूशन कंट्रोल वेसल टू इट्स फ्लीट, उसका नाम है समुद्र प्रताप। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि समुद्र प्रताप क्या है, तो एक पोल्यूशन कंट्रोल, इसमें डिटेल में नहीं जाएगा यूपीएससी, तो इसलिए जो भी नाम आता है ना, हर कुछ दिन में होता है कि ये कमीशन हो गया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, रेयरली होगा कि यूपीएससी उसके डिटेल में जाएगा, इसलिए हम उसको कवर नहीं करते हैं हम। लेकिन हर बार बोलते हैं कि ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आता है तो आप उसको नोट डाउन करिए, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन में आपको एग्जाम्पल में काम आएगा। फिर ये अरावलीज पे भी आपको नोट्स मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। रिफ्रेन फ्रॉम नॉन एसेंशियल ट्रैवल, ईरान में भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। वो जो एक महिला थी जिनको बांग्लादेश भेज दिया गया था, फिर उनको वापस लाया गया, वो प्रेग्नेंट थी, उनका बच्चा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू हियर प्ली अगेंस्ट पीएम ऑफरिंग चादर, वो पीएम ने चादर ऑफर किया था, तो अब इसमें क्या ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट रिलीफ टू अडानी सेट्स असाइड लेवी ऑन एसईजेड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली क्या है कि जो एसईजेड होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें जो टैरिफ्स होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। नॉर्मल जो एरिया है, बेसिकली उसको फॉरेन टेरिटरी माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड।
तो अब ये बोल रहा है कि भाई अगर SEZ से आपने निकाला एनर्जी और प्रोवाइड किया नॉर्मल रीजन में, नॉर्मल जो टेरिटरी है इंडिया का, तो उसमें फिर आपको लेवी लगेगा कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेवी नहीं लगेगा। एक चीज़ हमको कोइंसिडेंस दिखा कि जो उमर खालिद वाले केस में और इसमें जो बेंच है वो सेम है, अरविंद कुमार एंड NV अंजारिया, जस्ट सेइंग। इन्फोसिस आईज ये ऐसी ही है। भारत कोकिंग क्लोजली मॉनिटरिंग एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी क्या होता है कि आपके पास लोन है, ठीक है, आपका एसेट है क्या, NBFC का, बैंक का, किसी का भी जो लोन देते हैं वो लोन उनका एसेट है। तो एसेट क्वालिटी क्या हो गया, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक है, जैसे कोई NBFC है, एक XYZ NBFC है, वो पावर प्रोजेक्ट्स को लेंड करता है। अभी अगर उसने अडानी को लेंड किया हुआ है तो वो बोलेगा कि भाई मेरा इसमें तो एसेट क्वालिटी अच्छा है, क्योंकि मेरे को पता है कि वो पैसा वापस आएगा, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन उसने फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी के वो पावर सेक्टर में घुस गए हैं और उनको भी लोन दे दिया है, तो उन पे ऑलरेडी बकाया है, लोन बचा हुआ है। तो वो बोलेगा कि ये मेरा एसेट क्वालिटी खराब है इसका, क्योंकि यहाँ पे लोन वापस नहीं चुकाने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो उसी को बोल रहा है कि एसेट क्वालिटी को आप मॉनिटर करते रहो। अगर एसेट क्वालिटी मॉनिटर नहीं करोगे तो जो वो सब होता है, NPA होता है, ये वो इसी के कारण होता है। और शेयर ऑफ सदर्न स्टेट्स इन FDI राइजेज, ये तो ऑब्वियस बात है, ज़्यादा वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। यूक्रेन डिड नॉट टारगेट पुतिन रेसिडेंस, अब ये ट्रम्प एक नया क्लेम लेके आए हैं। US वोंट गवर्न वेनेजुएला, अभी ये बोले हैं ट्रम्प। ईरान जुडिशरी अलग ही बोल रहा है कि भाई ट्रेडर ये प्रोटेस्टर्स को बताया जाएगा। अब ट्रम्प ने बोला था कि हमको ग्रीनलैंड भी चाहिए, तो ग्रीनलैंड बोल रहा है नो मोर फैंटेसीज अबाउट एनेक्सेशन। कोलंबियन प्रेसिडेंट अपना बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक और आर्टिकल है साइंस का, साइंस पे बहुत सारा आर्टिकल है। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन टेस्ट बेसिक फिजिक्स मोर प्रिसाइजली आफ्टर टफ थ्योरी अपडेट। ये मेरे को UPSC के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ये एकदम थ्योरेटिकल है, पार्ट है बेसिकली कि हाइड्रोजन का जो है उसका एनर्जी लेवल को आप कैसे मेजर करते हो। उसमें है कि थ्योरेटिकल आप मेजर कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट से मेजर कर सकते हो। तो दोनों में कुछ वो है, एनोमली है, दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो उसी के ऊपर है। साइंटिस्ट ऑब्टेन फर्स्ट 3D इमेजेस फ्रॉम इनसाइड मेजर वोल्केनो। इस वोल्केनो का नाम है पोपो कैटेपटेल, जो भी नाम है, तो इसका इमेज लिया गया है, 3D इमेज। फ्रंट हो गया। रीजनल में आज कुछ है नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं रहता है। मैन स्ट्रिप्ड मदर 24 ईयर ओल्ड है, ये पूरा फैमिली को ही मार दिया ये बंदा। मोदी जी का ऐड है। NGT का एक और न्यूज़ है, इंटरिम स्टे ऑन कटिंग ट्रीज इंदौर, 38 न्यू डायरिया केसेस, नायडू कॉल्स फॉर तेलुगु यूनिटी। मोदी जी का एक और ऐड है, हेड ऑफ तमिलनाडु पोल कांग्रेस MP कॉल्स फॉर शेयरिंग पावर नॉट जस्ट सीट्स। अब ये लोग पावर के पीछे अलग पागल हो रहे हैं, कांग्रेस। पीपल आर बीइंग हरास्ड, ममता कोर्ट जाएंगी। ओपोजिशन टर्न्स हिट ऑन आप। मोहम्मद शमी, अब ये जो क्रिकेटर हैं हमारे, मोहम्मद शमी बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, इनको चला गया है SIR का वो नोटिस कि भाई आप अपना वेरिफिकेशन करवाओ। महायुति इज ग्रीड फॉर पावर प्ली इन हाई कोर्ट फॉर प्रूविंग मास विड्रॉल्स इन फेयरवेल स्पीच। ये सब कुछ काम का नहीं है। सन बुक्ड इन हिट एंड, अब BJP के MLA उनको वो हिट एंड रन केस में। एक और मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट है, छाए हुए हैं। शशि थरूर सेज ही नेवर डिविएटेड, अब ये थोड़ा अपने आप को संभाल रहे हैं, थोड़ा इधर उधर भटक गए थे। विलेजर शिफ्टेड आफ्टर ब्लो आउट, 3 minors held for throwing stones, party spreading misinformation, केरला यूनिवर्सिटी UML। तो आज के लिए बस इतना ही है। PYQ भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग भूल गए, वो एक पर्टिकुलर टाइप का स्पेक्ट्रल इमेजिंग होता है। उसमें क्या होता है कि लाइट के बीम को, लाइट जो बीम होगा जो, उसको ढेर सारे बीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ बीम्स में, और तब उसको स्टडी किया जाता है। बेसिकली हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग इज वन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल इमेजिंग जो ज़्यादा रिफाइंड इमेज देता है। तो आप याद रखिएगा, स्पेक्ट्रल इमेजिंग, सिंथेटिक अपर्चर रडार,
ये 3 स्टेज जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको शांति बिल का ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी पूछ सकता है कि शांति बिल कैसे इंडिया के न्यूक्लियर पावर जो उसका नीड है उसको फुलफिल करने में, या एनर्जी नीड को फुलफिल करने में मदद कर सकता है। क्या क्या चैलेंजेस है उसमें, आप लाइबिलिटी वाला पार्ट दे सकते हो, आरटीआई वाला पार्ट दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे, अरावलीज पे, ये सब पे नोट्स चाहिए तो आप एक बार मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना, उसमें ढेर संगम एज पे भी लिखा हुआ था, क्योंकि वो न्यूज़ में था किलाड़ी एक्सकेवेशन के कारण। ठीक है, थैंक यू।